हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट सेकंड का जो लास्ट पार्ट है, जिसे हम थर्ड पार्ट या सी पार्ट कहेंगे, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सिलेबस में दिखाई देगा रीडिंग, साइलेंट रीडिंग वर्सेस रैपिड रीडिंग। यानी यहाँ पे हमने रीडिंग के प्रकारों पर बात करनी है और हमारे सिलेबस में रीडिंग के दोनों पार्टों के नाम भी दिए हुए हैं, दोनों भागों के नाम, दोनों प्रकारों के नाम भी दिए हुए हैं, साइलेंट रीडिंग एंड रैपिड रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या होता है? मौन वाचन, ठीक है, मौन वाचन। और रैपिड रीडिंग किसे कहते हैं? सस्वर वाचन को। हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? वाचन, मौन वाचन। और ऐसा लिखा है, इसको हिंदी में बनाम बोलते हैं, वैस, ठीक है। क्रिकेट के मैच में आपने देखा होगा, इंग्लैंड वेट्स इंडिया, इंग्लैंड वेट्स ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से। तो यहाँ पे बनाम मौन वाचन, बनाम सस्वर वाचन, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर रीडिंग होती क्या है, वाचन होता क्या है। वैसे तो सिंपल सी बात है, भाषा के कौशल हमने पढ़े हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी जो तीसरा कौशल है उसको हम कहते हैं पढ़ना। और अगर इंग्लिश में इसको हम नाम देते हैं, रीडिंग आता है, तो कैसे? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो रीडिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ? पढ़ना। सीधी सी बात है। यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि रीडिंग का मीनिंग क्या है। रीडिंग का मतलब है पढ़ना। पढ़ने के बाद ही हम लिखना सीखते हैं, तो इसका मतलब पढ़ने की बहुत इंपॉर्टेंस है। बच्चा जब स्कूल जाता है तो सबसे पहले उसे पढ़ना ही सिखाया जाता है और उसके बाद उसे लिखना सिखाया जाता है। तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रीडिंग नहीं आएगी तो राइटिंग में भी प्रॉब्लम होगी या राइटिंग तक पहुँचा ही नहीं जा सकता। भाषा शिक्षण के मैंने कौशल आपको बताए थे लास्ट क्लासेस में, तो वहाँ मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ये सारे कौशल एक क्रम से ही सीखे जाते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि रीडिंग का मीनिंग क्या होता है। रीडिंग का मीनिंग क्या होता है? पढ़ना, हमें पता है। लेकिन अगर हम शुद्ध हिंदी में कहें तो रीडिंग को कहा जाता है पठन या वाचन। आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे। रीडिंग को हिंदी में हम कहते हैं पठन या फिर वाचन, ठीक है, पठन या वाचन। अब ये वाचन शब्द की अगर मैं बात करूं तो ये वाचन शब्द कैसे बना है? वाचन शब्द बना है वाक धातु से। वाचन शब्द बना है वाक धातु से, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है शब्द, वाणी अथवा कथन। शब्द, वाणी अथवा कथन, यानी शब्द या वाणी या अथवा कथन जो है वो क्या है? वाचन है। अब इसके अर्थ की बात करते हैं। ये तो हो गया कि शब्द की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके अर्थ की। तो देखिए अर्थ क्या है? लिखित सामग्री को पढ़ते हुए। लिखित सामग्री को पढ़ते हुए, यानी जो लिखी हुई है, जो छपी हुई सामग्री है, उसकी बात हो रही है। लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को वाचन या पठन कहा जाता है। लिखित सामग्री है आपके सामने या छपी हुई सामग्री है आपके सामने। लिखित का मतलब लिखी हुई, छपी हुई हो या लिखी हुई हो, तो ऐसी सामग्री है आपके सामने और अब आप उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हो। अर्थात जो भी छपा है, जो भी लिखा है, वो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, आप उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हो। तो इस क्रिया को हम ये कहते हैं वाचन या फिर पठन। बहुत ही इजी है, आप एक ही लाइन में इसके अर्थ को याद कर सकते हो। वाचन किसे कहते हैं? रीडिंग किसे कहते हैं? जब छपी हुई या लिखी हुई सामग्री को हम अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ते हैं तो उसे वाचन कहते हैं। या लिखित एवं छपी हुई सामग्री को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने की क्रिया को हम वाचन कहते हैं। बहुत ही आसान सा है, ठीक है। बस अर्थ ग्रहण ये वर्ड साथ में लगाना है। बिना अर्थ ग्रहण के पढ़ना नहीं होता, अर्थ ग्रहण भी होना चाहिए, तभी वो वाचन या रीडिंग कहलाएगा। अर्थात जो लिखा है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया अर्थ। अब हम बात करते हैं हमारी जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो सिलेबस है, उसमें भी इन दोनों रीडिंग्स के बारे में बात की हुई है कि हमें साइलेंट रीडिंग के बारे में पढ़ना है और हमें रैपिड रीडिंग के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे ये जो आपके सामने पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट आपको यही बता रहा है। देखिए वाचन के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ रीडिंग। वाचन के प्रकार सस्वर वाचन, मौन वाचन। ये सस्वर वाचन क्या है? ये रैपिड रीडिंग है। यहाँ पे ये रैपिड रीडिंग लिखा हुआ है ना, यही सस्वर वाचन है। ये मौन वाचन क्या है? ये साइलेंट रीडिंग है, ये रहा, ठीक है। तो रैपिड रीडिंग
साइलेंट रीडिंग, सस्वर वाचन, मौन वाचन। अब ये जो सस्वर वाचन है ये दो प्रकार का है, ध्यान से देख लेना, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप, मैं बोल रही हूँ आप इसको नोट कर लो। सस्वर वाचन व्यक्तिगत वाचन होता है और सामूहिक वाचन होता है, ठीक है, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन। अब ये जो व्यक्तिगत वाचन है ये भी दो प्रकार का, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। और जो मौन वाचन है वो है गंभीर अथवा गहन वाचन, और दूसरा इसका प्रकार है द्रुत वाचन, ठीक है। अब आप ये कहेंगे पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है इसका मैं अर्थ भी आपको समझाने जा रही हूँ, नाम आप इनके लिख लो, मैं आपको इनका मीनिंग भी बता रही हूँ और ध्यान से सुन लो, समझ में आ जाएगा। कुछ भी टिपिकल नहीं होता जो हम ना समझ पाए, समझने की लालसा होनी चाहिए, समझने का मन होना चाहिए, ये जरूरी है। तो देखिए सस्वर वाचन मैंने आपको बता दिया कि हमने ये दोनों टाइप्स के बारे में पढ़ना है, तो आप रैपिड रीडिंग या सस्वर वाचन के बारे में सुन लीजिए। जब हम पढ़ते हैं किसी चीज को, किसी लिखी हुई या छपी हुई सामग्री को, तो अर्थ ग्रहण हो रहा है तभी वो रीडिंग कहला रही है। अब सस्वर वाचन कब कहलाएगा, अर्थात किस रीडिंग को हम रैपिड रीडिंग कहेंगे, तो उस रीडिंग को हम रैपिड रीडिंग कहेंगे जिसमें हम बोल बोल करके पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं किसी लाइन को पढ़ रही हूँ, लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को वाचन या पठन कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल बोल करके पढ़ रही हूँ। तो जब हम स्वरों को बोलते हुए या बोलते हुए, होठ हिलाते हुए, आवाज निकालते हुए फिर पढ़ते हैं, तो उस रीडिंग को हम कैसी रीडिंग कहते हैं, वो रीडिंग है रैपिड रीडिंग, सस्वर वाचन, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा जो प्रकार है, दूसरा टाइप है मौन वाचन। तो मौन वाचन का मतलब क्या है कि हम केवल और केवल अपने मन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, केवल हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड सक्रिय है, एक्टिव है, और साथ में ही हमारी आंखें सक्रिय हैं। हम किसी भी लिखित या छपी हुई सामग्री को ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बोल नहीं रहे, बिना होठ हिलाए, बिना आवाज किए, तो उसको हम कहते हैं मौन वाचन या फिर साइलेंट रीडिंग। बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो सस्वर वाचन है जिसमें हम क्या करते हैं, बोल बोल करके पढ़ते हैं, वो भी दो प्रकार का है, व्यक्तिगत वाचन होता है और सामूहिक वाचन होता है, ठीक है। व्यक्तिगत वाचन मतलब जब एक व्यक्ति सस्वर वाचन करता है तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत सस्वर वाचन, ठीक है। जब एक व्यक्ति सस्वर वाचन करता है तब हम उसे कहते हैं व्यक्तिगत सस्वर वाचन। और सामूहिक वाचन में जब पूरा समूह सस्वर वाचन करता है तो उसे हम कहते हैं सामूहिक सस्वर वाचन। अब ये सामूहिक सस्वर वाचन को ही हम कहते हैं समवेत वाचन, ठीक है, समवेत सस्वर वाचन, सामूहिक या समवेत सस्वर वाचन, ठीक है। बार बार कह रही हूँ, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है, नीचे लिखा हुआ है, इसलिए तो आप क्या करें, नोट डाउन कर लीजिए। सामूहिक या समवेत सस्वर वाचन में क्या करेंगे, बहुत सारे लोग एक साथ बोल बोल करके किसी चीज को पढ़ेंगे, तो वो कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो व्यक्तिगत है जिसमें एक व्यक्ति सस्वर वाचन करता है, वो भी दो प्रकार का है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। अब इसको हमने हमारी जो शिक्षा है, जो विद्यालय शिक्षा है, उसके साथ रेलेवेंट करके पढ़ना है। अगर शिक्षक बोल बोल करके पढ़ता है, ठीक है, अगर शिक्षक बोल बोल के पढ़ता है तो उसे हम कहेंगे आदर्श वाचन, क्योंकि शिक्षक क्या होता है, स्टूडेंट के लिए आदर्श होता है। तो उसके द्वारा जो वाचन किया जाएगा उसमें एकदम शुद्धता होगी, उसमें एक उतार चढ़ाव होगा, लय होगा, एक लय होगी और विराम होगा, एक अच्छी सी गति से वो पढ़ेगा, उचित गति होगी मतलब पढ़ने की, तो उसका वाचन किस प्रकार का होगा, उसका वाचन होगा आदर्श वाचन। और अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे सस्वर वाचन कर रहे हैं, स्टूडेंट सस्वर वाचन कर रहा है, तब वो वाचन कैसा होगा, अनुकरण वाचन, क्योंकि आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, उनके वाचन का अनुकरण करेंगे, तो उस वाचन को हम कहेंगे अनुकरण वाचन। तो अध्यापक के द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन,
विद्यार्थियों के द्वारा किया जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन। ठीक है, तो ये सस्वर वाचन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे जो हैं भाषा के हैं, यानी लैंग्वेज जिनके पास बीएड में सब्जेक्ट है, वो जानते हैं कि जब भी हम किसी लेसन को पढ़ाते हैं, चाहे वो गद्य का होता है या पद्य का होता है, तो वहाँ पे हम गद्य पद्य मतलब इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी सुन लो, प्रोज बोलते हैं, जैसे पोयम और प्रोज बोलते हैं। तो जो भी लेसन्स होते हैं उनका जब लेसन प्लान बनाते हैं तो उसके अंदर हम इन चीज़ों को मेंशन करते हैं कि पहले अध्यापक, पहले टीचर क्या करेगा, आदर्श वाचन करेगा किसी भी पैराग्राफ का, क्योंकि हम लेसन प्लान के अंदर अपने जो लेसन होते हैं, चाहे वो गद्य का हो, पद्य का हो, प्रोज का हो या पोएम का हो, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो प्रत्येक पार्ट का पहले अध्यापक, पहले टीचर आदर्श वाचन करता है और उसके बाद उसी का ही बच्चे अनुकरण वाचन करते हैं। क्योंकि लैंग्वेज के जो स्टूडेंट हैं, संस्कृत है जिनके पास, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, तो वो सब ये जानते हैं लेसन प्लान इसी तरीके से बनता है। ठीक है, तो अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन और विद्यार्थियों के द्वारा अनुकरण वाचन। अब यहाँ पे ये जो सस्वर वाचन है, इसमें क्या किया जाता है, बोल बोल के पढ़ा जाता है। तो आप देखा करो, ये वाला जो वाचन है, बहुत बार बच्चे क्लास के अंदर किसी एक बच्चे को हम दे देते हैं लेसन पढ़ने के लिए। ऐसा भी होता है ना, किसी एक बच्चे को आपने लेसन पढ़ने के लिए दे दिया, बाकी लोग बैठ करके साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं, और एक जना क्या है, वो क्या कर रहा है, वो सस्वर वाचन कर रहा है, वो रैपिड रीडिंग कर रहा है, बाकी सारे साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं उसके साथ साथ। तो वो भी क्या है, वो भी आपका व्यक्तिगत सस्वर वाचन में ही आएगा। और इसके अलावा सामूहिक वाचन में कई बार क्या है, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, आपने देखा होगा स्कूल के अंदर जो लास्ट पीरियड्स होते हैं उनमें सब बच्चों को पोएम्स पढ़ने के लिए दे दी जाती हैं। ठीक है, या फिर टेबल्स पढ़ने के लिए, गिनती, या फिर कोई बुक पढ़ने के लिए दे दी जाती है, और सबने बोल बोल के पढ़ना होता है जोर जोर से बुक में से, एक ही पेज मतलब सब खोल करके रखेंगे और उसी को ही सारे एक साथ पढ़ेंगे। तो वो वाचन कैसा होगा, वो होगा सामूहिक या समवेत वाचन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मौन वाचन की। तो मौन वाचन के भी यहाँ पे दो प्रकार आपके सामने हैं। पहला है गंभीर या गहन वाचन, दूसरा है द्रुत वाचन। अब गंभीर या गहन वाचन या फिर द्रुत वाचन क्या होता है, ध्यान से सुन लो। गहन वाचन मतलब किसी चीज को गहराई से पढ़ना, ठीक है, गंभीर होकर के पढ़ना। और दूसरी बात है द्रुत वाचन। द्रुत वाचन मतलब तेजी से पढ़ना। अब आप एक चीज समझ लीजिए, इन दोनों को समझ कैसे आएगी आपको। तो मौन वाचन का मतलब क्या है कि हमने होठ नहीं हिलाने, बिना होठ हिलाए केवल अपने मस्तिष्क को और अपनी आंखों को सक्रिय रखते हुए फिर रीडिंग करनी होती है, उसको हम मौन वाचन कहते हैं। इसमें केवल हमारा मस्तिष्क और हमारी आंखें ही सक्रिय रहती हैं, होठ नहीं हिलते हैं, दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होती है। ठीक है, तो गंभीर या गहन वाचन में क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए कोई बहुत ही कुछ ऐसा गूढ़ वाला पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमें पूरा ध्यान से एक एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत है। या आप इसका एक एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं कि आपका अभी कल एग्जाम है, तो उस टाइम आप जो वाचन करते हैं वो कैसा होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि जिस लाइन को आप पढ़ो वो आपके दिमाग में एज इट इज छप जाए। तब आप उसको कैसे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे उसको गंभीर वाचन के रूप में, ठीक है, गहन वाचन के रूप में। या इसका अलावा कुछ ऐसा निबंध हम पढ़ते हैं, मान लीजिए ऐसा कोई निबंध है जिसमें कि बहुत ही गहराई से डूबने की ज़रूरत है, तभी अर्थ समझ में आता है कि आखिर रचनाकार या निबंधकार उसमें बताना क्या चाहता है। ऐसी चीज़ें होती है ना, तब वहाँ पे आप कौन सा वाचन कर रहे हैं, मौन वाचन करते हुए भी, यानी मौन रहते हुए भी आप वाचन कौन सा करते हो, वहाँ पे आप गंभीर या गहन वाचन करते हो। और द्रुत वाचन क्या होता है, द्रुत का मतलब होता है तेजी से पढ़ना। द्रुत का मतलब क्या होगा, तेजी से। तो द्रुत वाचन मतलब तेजी से पढ़ना। जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हम देखा करो, हम बहुत ही स्पीड से पढ़ जाते हैं उसको, या फिर किसी चीज़ को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और अब हम अगर रीडिंग ले रहे हैं तो अब क्या होगा, अब हमारी गति तेज होगी, अब हमारा वाचन किस प्रकार का होगा, द्रुत वाचन होगा। ठीक है, तो ये हैं आपके वाचन के प्रकार। तो आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, आपको वाचन के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब हमने इन दोनों ही प्रकारों को अच्छी तरह से पढ़ना है। सस्वर वाचन को भी अच्छी तरह से पढ़ना है और मौन वाचन को भी अच्छी तरह से पढ़ना है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके सामने है सस्वर वाचन के उद्देश्य। ये सस्वर वाचन के उद्देश्य है। सस्वर वाचन जिसमें हम बोल बोल करके
किसी भी छपी हुई या लिखित सामग्री को पढ़ते हैं। तो इसके उद्देश्य क्या रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला उद्देश्य रहता है छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने के योग्य बनाना। जब तक बच्चे बोलेंगे नहीं तब तक ये नहीं पता चलेगा कि बच्चों का उच्चारण शुद्ध है या अशुद्ध है। उनके उच्चारण को जानने के लिए कि उसमें शुद्धता लाने की कोई ज़रूरत है या नहीं, बच्चों का बोलना ज़रूरी है, बच्चों का पढ़ना ज़रूरी है। तो जब बच्चे सस्वर वाचन करते हैं अर्थात किताब में से कुछ पढ़ते हैं या कुछ जो है वो रीड करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि वहाँ पे वो क्या अशुद्धियाँ कर रहे हैं और हम उनके उच्चारण को शुद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य ही सस्वर वाचन का यही रहता है। हम बच्चे को रैपिड रीडिंग इसीलिए करवाते हैं जिससे कि उसका उच्चारण कैसा हो सके, एकदम शुद्ध हो सके, उसके उच्चारण संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उनको शुद्ध किया जा सके। उसके बाद जो दूसरा उद्देश्य है वो है छात्रों को उचित स्वर, लय, गति आदि से पढ़ने की योग्यता प्रदान करना। तो स्टूडेंट्स, जो वाचन है उसमें भी देखिए हमने बात की आदर्श वाचन की और अनुकरण वाचन की। एक अध्यापक पहले खुद आदर्श वाचन करके फिर बच्चों से अनुकरण वाचन क्यों करवाता है? क्योंकि बच्चों को एक उचित स्वर, लय के साथ या फिर गति के साथ पढ़ना नहीं आता है। जहाँ पे विराम चिन्ह है तो वहाँ पे उसके अनुसार रुकना नहीं आता है। कुछ सेकंड के लिए रुकना होता है ना, मान लो पूर्ण विराम है तो कुछ सेकंड का वहाँ पे विराम चाहिए, तो वहाँ पे उसे नहीं समझ में आता कि किस तरह से हमने अच्छे से रीड करना है। तो अध्यापक के द्वारा पहले आदर्श वाचन किया जाता है जिससे कि बच्चा उन चीज़ों को अपने आप में ला सके। क्या चीज़ें आ सके कि किस तरह से अपने स्वर को सही रखना है, उचित स्वर होना चाहिए, एकदम शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, उचित गति होनी चाहिए, विराम होना चाहिए, लय होनी चाहिए बोलने की, एक ही सांस में सब कुछ नहीं बोल के जाना, बल्कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने का एक अच्छा तरीका होता है और उस अच्छे तरीके में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अच्छा स्वर यानी उचित स्वर, लय हो, विराम हो, गति हो, एक उचित गति से हम उसको पढ़ें। तो ये सब बच्चे में कैसे आता है? ये सब बच्चे में आता है सस्वर वाचन से। तो सस्वर वाचन का एक उद्देश्य ये सब बच्चे में डेवलप करना भी होता है। उसके बाद अगला उद्देश्य देखिए, जो तीसरा उद्देश्य है, विषय वस्तु को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। विषय वस्तु को पढ़कर यानी जो छपी हुई या जो लिखित सामग्री है जिसको बच्चे पठन कर रहे हैं, जिसका बच्चे वाचन कर रहे हैं, उसका साथ साथ में क्या हो, अर्थ ग्रहण भी हो। ठीक है, अर्थ ग्रहण भी हो। रीडिंग के अर्थ में इससे पहले जो हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, उसमें हमने पढ़ा था ना कि रीडिंग किसको कहते हैं, छपी हुई या फिर लिखित सामग्री को अर्थ ग्रहण करते हुए अर्थ ग्रहण करने की जो क्रिया है उसको हम वाचन कहते हैं। तो यहाँ पे विषय वस्तु का बच्चे को अर्थ ग्रहण भी होना चाहिए, उसको पढ़ करके उसमें वो क्या लिखा हुआ है वो उसको समझ में आना चाहिए। उसके बाद छात्रों में मौखिक पठन द्वारा आत्मविश्वास विकसित करना। देखिए, बच्चे अगर शुद्ध उच्चारण करेंगे रीडिंग के दौरान तो उन्हें नए नए, जब पठन करते हैं तो नए नए शब्द जानने को मिलते हैं, नए नए शब्द उनकी डिक्शनरी में, उनके शब्द भंडार में जुड़ते जाते हैं, जिससे उनका शब्द भंडार बड़ा होता जाता है। अब आप ये इस बात को समझिए कि बच्चे के एक नए नए शब्द आ गए, अब उन शब्दों का वो अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकता है और उन शब्दों का प्रयोग करके उसमें क्या आएगा, आत्मविश्वास आएगा कि उसने उन नए शब्दों को सीख लिया है और उसके साथ ही वो अपनी भाषा में उनका प्रयोग भी कर रहा है। तो सस्वर वाचन का एक उद्देश्य ये भी रहता है कि बच्चा क्या करता है, मौखिक पठन करता है। अगर वो उसका उच्चारण शुद्ध होता है तो उसमें एक हम ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस आता है कि वो एकदम सही ट्रैक पे है, उसको अच्छे से पढ़ना आ गया है। तो यहाँ पे सस्वर वाचन के द्वारा बच्चे में ये कॉन्फिडेंस भी लाया जाता है। दो काम हो गए, एक तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आ गया कि वो उस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकता है, दूसरी चीज़ उसने नए नए वर्ड सीख लिए तो दैनिक जीवन में वो उन वर्ड्स का प्रयोग कर सकता है। अब नेक्स्ट है श्रोताओं की संख्या के अनुसार अपने सस्वर को तीव्र एवं मंद करना। श्रोताओं की संख्या, श्रोता कौन होते हैं, सुनने वाले, ठीक है, सुनने वाले। तो श्रोताओं की संख्या कितनी है इस पे डिपेंड करता है कि आपका स्वर कितना होगा या किस लेवल का होगा। अब मान लीजिए आपने किसी बच्चे को अनुकरण वाचन करने के लिए खड़ा कर दिया, क्लास में उस दिन बच्चे ही केवल 4 या 5 आए हैं,
तो बच्चे को पूरा जोर जोर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे उसको खुद से समझना है कि उसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, उसके वॉल्यूम का लेवल कितना होना चाहिए। तो यही चीज़ें हम बच्चे को सस्वर वाचन के द्वारा सिखाते हैं। अब इसी तरह से अगर पूरी क्लास खचाखच भरी हुई है, वहाँ पे कोई 30, 35, 40 बच्चे बैठे हैं, तो उसको जोर से बोलना होगा। यही हम पे भी डिपेंडेड होता है, हम टीचर्स पे भी ऐसा होता है कि हम उतने ही स्वर में बोलें जितने की श्रोता वहाँ पे मौजूद हैं। तो श्रोताओं की संख्या के अनुसार अपने स्वर को तीव्र करना या फिर मंद करना, ये सिखाना भी उद्देश्य रहता है सस्वर वाचन का। उसके बाद देखिए, उच्चारण पर स्थानीय प्रभाव न पड़ने देना। उच्चारण पर स्थानीय प्रभाव न पड़ने देना, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो बच्चे की भाषा होती है, जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, उसका प्रभाव बच्चे की जो द्वितीय भाषा है, जिसे बच्चा विद्यालय में आकर के सीखता है, उस पर पड़ना कोई कह सकते हैं एक आम बात है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि उस पर वो प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब सस्वर वाचन में बच्चा पढ़ेगा, किसी चीज़ को वाचन करेगा, पठन करेगा, रीडिंग करेगा, तब उस दौरान एक टीचर ये चीज़ देख सकता है या इस चीज़ को ढूंढ सकता है कि उस बच्चे की मदर टंग का प्रभाव अगर उसकी रीडिंग पे दिखाई दे रहा है, तो उसको सुधारने में उसकी हेल्प हो सकती है एक टीचर के द्वारा, या फिर उसकी इस अशुद्धि को दूर किया जा सकता है। और अगर पता ही नहीं होगा, अगर हम उसको वाचन करने का मौका ही ना दें, उसको सस्वर वाचन करवाएं ही ना, तो फिर समझो कि कैसे पता चलेगा कि उसकी जो उसका पठन है, जो उसकी रीडिंग है, उस पर स्थानीय भाषा का उसकी प्रभाव है। स्थानीय भाषा या फिर मातृभाषा, या हम कह सकते हैं वो अगर ग्रामीण परिवेश से है तो ग्रामीण भाषा का उस पर प्रभाव है, तो उसको भी दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से ये उद्देश्य रहते हैं सस्वर वाचन के। और स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने देखा होगा स्कूल के अंदर बच्चों को सस्वर वाचन ही कराया जाता है, डायरेक्ट मौन वाचन तो बच्चों को कराया ही नहीं जा सकता। पहले उन्हें सस्वर वाचन कराया जाता है। छोटी कक्षाओं में आपने देखा है बच्चे जो है वो बोल बोल करके ही पढ़ते हैं, और धीरे धीरे प्राइमरी स्केल पर तो उनको बोल बोल के पढ़ना ही सिखाया जाता है। 5वीं कक्षा तक बच्चे ऐसा ही करते हैं, और 5वीं कक्षा के बाद जब वो हम कह सकते हैं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में हो जाते हैं, 6 क्लास से उनको साइलेंट रीडिंग करवाना सिखाया जाता है या कराई जाती है, जिससे कि वो एकदम से अभ्यस्त भी नहीं होते हैं, धीरे धीरे उनको हैबिट पड़ती है। आप सीनियर स्टूडेंट्स को देखिए, 11th 12th के बच्चे को देखिए, वो सस्वर वाचन नहीं करता, वो रैपिड रीडिंग कभी नहीं करता, वो हमेशा साइलेंट रीडिंग करता है। हम लोगों को देख लीजिए, हम कौन सा रैपिड रीडिंग करते हैं, हम भी तो साइलेंट रीडिंग ही करते हैं, लेकिन बचपन में हमने भी रैपिड रीडिंग ही की थी, सस्वर वाचन ही किया था, तभी हम मौन वाचन तक, साइलेंट रीडिंग तक पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो शुरुआत किससे होती है? सस्वर वाचन से ही होती है, और सस्वर वाचन अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति चाहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये आसान सा टॉपिक था, कोई ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं था, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ इसमें परेशानी नहीं आई होगी। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने अर्थ पे बात कर ली। सिंपल सा अर्थ है, हम LSRW, जिसको हम क्या कहते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग, ये जो भाषा कौशल है उसके तीसरे कौशल पे ही तो बात कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा मुश्किल वाला था नहीं इसमें, क्योंकि रीडिंग क्या है? रीडिंग है कि हमारे सामने कोई छपी हुई सामग्री है, कोई लिखी हुई सामग्री है, और हम उसको उसको पढ़ रहे हैं, तो उसका साथ साथ में हमें समझ भी आ रहा हो, अर्थ ग्रहण हो रहा है, बस ये तो रीडिंग है। और रीडिंग 2 तरह की होती है, हमने दोनों तरह की हुई है। जब हम स्कूल में थे तो वहाँ पे हम रैपिड रीडिंग करते थे, साइलेंट रीडिंग करते थे जब हम छोटे थे, और आज हम क्या करते हैं? हम आज साइलेंट रीडिंग करते हैं, यानी कि मौन वाचन करते हैं। पहले सस्वर वाचन किया, अब मौन वाचन किया। तो दोनों के बारे में ही हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इन दोनों के बारे में ही हमें दिया गया है। टॉपिक के अंदर भी आपको दिख रहा है साइलेंट रीडिंग वर्सेस रैपिड रीडिंग, तो दोनों के बारे में पढ़ना है। तो सस्वर वाचन के उद्देश्यों से आज मैंने शुरुआत कर दी है, और धीरे धीरे हम इसको सस्वर वाचन को जब कंप्लीट कर लेंगे, इसके महत्व पे बात करेंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे हमने बात करनी है। जब सस्वर वाचन पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे मौन वाचन की। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इतना ही नॉलेज लेनी है। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ लगे कि आपको इस टॉपिक में से समझ में नहीं आया है, तो आप कांटेक्ट करके अपने सवालों के जवाब हमसे ले सकते हैं। बाकी आप लोग घर पे हैं तो सेफ रहिए, कोरोना से बचे रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए। इसके अलावा अगर ज़रूरी नहीं है
तो क्योंकि आपको स्कूलों से कॉलेजेस से अगर छुट्टियां मिली हैं तो आप उसको घर पे ही स्पेंड करो। रीज़न समझो कि किस रीज़न से आपको छुट्टियां मिली हैं या आपको घर पे बैठाया गया है कोरोना से बचने के लिए, तो आप इससे बचे रहें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।